अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम आपकी माहौल का मुताल्ला हिस्सा 1 इस किताब से सबक नंबर 8 बेशकीमती अनाज इस सबक को पढ़ेंगे। पिछले सबक में हमने कौन सा सबक हमने पढ़े थे? खुराक में ग़िज़ाइयत, जिसमें हमने क्या सीखा था कि जो हमारी खुराक है उसमें मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया शामिल होती है और ये जो है ये तमाम जो ग़िज़ाई अज़्ज़ाए हमारे जिस्म में मुनासिब मिक़दार में पहुँचे तो हमारे जिस्म की ग़िज़ाई ज़रूरतें भी पूरी होती है। अब जो है हम इस सबक में जो है अनाज के मुतालिक बेशकीमती जो अनाज है, ये जो हम ग़िज़ा खाते हैं, ये अनाज जो हम तक पहुँचता है, ये कई लोगों की कोशिशों से हम तक पहुँचता है। इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार होती है। जो हम ये ग़िज़ा खाते हैं, जो ग़िज़ाई अशिया हमें मिलती है, तो इसके लिए हमें उसको जो है बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमको जो है इन सब का एहसानमंद होना चाहिए। तो आज हम इस सबक में वही जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बेशकीमती अनाज। यहाँ पर नाहिद और आमिर दोनों बहन भाई है। दोनों को बाजरे की रोटी और मक्खन बेहद पसंद है। मक्खन के अलावा इनकी अम्मी उन्हें रोटी के साथ साथ खाने के लिए दूसरी कई चीज़ें देती है, वो भी इन्हें पसंद है। हम लोग भी आमतौर पर मक्खन जो है घर में खाते हैं, बटर जिसे कहते हैं, जिसको हम लोग ब्रेड वगैरह पर लगा के खाते हैं। अब ये बाजरे की रोटी पर मक्खन लगा के खाते हैं, उसके साथ और भी चीज़ें खाते हैं। दोनों देखो कितने खुशी से खा रहे हैं, नाहिद और आमिर। आगे देखेंगे। बताइए तो भला अम्मी नाहिद और आमिर को रोटी के साथ खाने के लिए कौन कौन सी अशिया बनाकर देती होंगी, वो किस से बनती है? अब यहाँ पर सवाल है। अब जो हम खाते हैं, जैसे अभी हमने रोटी के साथ हम अलग अलग तरह की सब्ज़ी तरकारी खाते हैं और वो किस से बनती होंगी? अभी जो सब्ज़ी तरकारी हमें मिलती है, या अगर हमने उसके साथ रोटी चपाती के साथ हम कभी क्या खाते हैं, गोश्त खाते हैं, मछली खाते हैं, तो ये कहाँ से हमें हासिल होता है? अब जो है नबातात के ज़रिए खेतों में जो है अनाज उगाते हैं किसान, उनके ज़रिए जो है हमें अनाज मैसर होता है। इसके अलावा जो है फल और सब्ज़ियाँ भी हमें खेतों से हासिल होती है और उसके अलावा दूसरी चीज़ें भी हमें अलग अलग ज़राए से मिलती है। नाहिद और आमिर के घर दूसरी अनगिनत ग़िज़ाई अशिया होती है। ये अशिया घर तक कहाँ से आती है? ये अब सवाल हम इसके जवाबात हम आगे जानते जाएंगे। गेहूँ, चावल, जवार, दालें, गन्ना, ये मैंने अभी आपको बताया है कि ये खेतों से हमें हासिल होता है। करवंदे, जामुन, बेर, शहद, ये हमें कहाँ से? दरख्तों से मिलते हैं। खारे पानी की मछलियाँ और नमक, ये हमें समंदर से हासिल होते हैं। मीठे पानी की मछलियाँ, सिंघाड़े, मखाने, फल, सब्ज़ी, तरकारी, गोश्त, अंडे, ये अलग अलग ज़राए से हासिल होते हैं। जैसे पानी से हमें मछलियाँ हासिल होती है, सिंघाड़े, मखाने, ये हमें नबातात इन दरख्तों से मिलते हैं। फल सब्ज़ियाँ भी हमें दरख्तों से हासिल होते हैं। गोश्त, अंडे हमें जानवरों से हासिल होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है हम तक जो है अलग अलग तरीके से पहुंचती है। जैसे यहाँ पर देखो, ये मछली के लिए देखो, माहीगीर, मछुआरा जिसे हम कहते हैं, समंदर में जाल डाल रहा है और ये मछली देखो उसकी जाल में फंसी है बीच समंदर से। यानी ये जो आसान काम है, समंदर के दरमियान जाकर मछली पकड़ रहा है। ये जो है दरख्तों से फल नज़र आ रहे हैं हमें, फल जो है हमें दरख्तों से हासिल होते हैं। ये गन्ना है, ये गन्ने के खेत होते हैं, वहाँ से हमें हासिल होता है। ये देखो, ये शहद है, ये शहद का छत्ता नज़र आ रहा है। शहद की जो मक्खियाँ हैं वो फूलों का रस चूसती है और फिर एक जगह जमा करती है, तो इस तरह से शहद का छत्ता बन जाता है और फिर जो है उससे हमें शहद हासिल होता है। यहाँ पर जो है मुर्गी का गोश्त जो हम खाते हैं, वो पोल्ट्री फार्म जिसे कहते हैं, मुर्गी पालन, वहाँ पर मुर्गी पाली जाती है और इस तरह से हमें मुर्गी का गोश्त हासिल होता है। एक दिन नाहिद और आमिर खाने के लिए बैठते हैं तो खाना देते ही अम्मी हमेशा की तरह कहती है, जितनी ज़रूरत हो उतना ही लो, खाना ज़ाय मत करो। अक्सर हमारे घर में भी हम लोग जो है ये बात सुनते हैं, हमारी अम्मी हमको कहती है,
जितना चाहिए उतना ही खाना लो, उसको ज़ाय मत करो, ज़ाय यानी वेस्ट मत करो। एक दिन आमिर ने अम्मी से फिर पूछा, अम्मी आप रोज़ाना ऐसा क्यों कहती है? तो अम्मी क्या जवाब देती है, अच्छी चीज़ें ज़ाय क्यों करे, इसके अलावा जो ग़िज़ा खाने को मिलती है वो किस तरह तैयार होती है, उसके ताल्लुक से सोचना चाहिए। मैं तुम्हें रोटी की कहानी सुनाती हूँ। अब अम्मी जो है रोटी की किस तरह से हम तक ये रोटी पहुँचती है, जो आप लोग इजीली से, जो आसानी से रोटी खाते, वो किस तरह से हम तक पहुँचती है। रोटी की कहानी देखो, यहाँ पर मेरे वालिद किसान हैं, अम्मी बता रही है। अब ये कहानी आमिर की अम्मी बता रही है कि उनके वालिद, उनके अब्बा जो है क्या है, किसान है। स्कूल की गर्मा में छुट्टियाँ होती है। मैं छोटी थी तब हम वालिद के साथ ट्रैक्टर पर बैठकर खेत में जाते थे। उस वक्त खेती की मशक्क़त के काम हुआ करते थे, यानी उस वक्त इतना आसानी से, अब तो बहुत ज़्यादा मशीनरी जो है हमको दस्तयाब है। ट्रैक्टर को मुख्तलिफ औजार जोड़कर वालिद खेत के काम करने लगे। पहले खेत में हल चलाते, मिट्टी के ढेले फोड़ते। यहाँ देखो ये ट्रैक्टर दिख रहा है, जो मिट्टी में ढेले पड़ जाते, जो गांठें आती है उसको फोड़ते। ज़मीन की सतह हमवार करते, हमवार यानी एक जैसी प्लेन करके इसे फसल बोने के लिए तैयार करते थे। इस तरह वो खेती के काम करते। फिर पहली बारिश होते ही गर्मा की वजह से तपती हुई ज़मीन से भाप निकलने लगती। तब वालिद खेत में बाजरा बोते। कुछ दिनों में बाजरे के पौधे मिट्टी से ऊपर सर निकालते। बाजरा के साथ खेत में घास भी बढ़ती जाती, जिसे निकालना पड़ता। इसके लिए वालिद मजदूर लगवाते, मजदूरी का खर्चा आता। बारिश के पानी से बाजरे के पौधे तेज़ी से बढ़ने लगते। आहिस्ता आहिस्ता बाजरे के पौधे को भुट्टे लगना शुरू होते। फिर इनमें दाने भरने लगते। तब परिंदों के झुंड दाने चुगने के लिए आना शुरू हो जाते। गोफन फिराकर परिंदों को उड़ाना पड़ता। देखो कितना लंबा जो है पूरा प्रोसीजर है, हम जो रोटी खाते हैं उसको हम तक पहुंचने के लिए कितना बड़ा जो लंबा पूरा प्रोसीजर समझ में आ रहा है, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर। आगे आगे क्या हो रहा है देखो। फिर दाने पूरी तरह भरने पर कटाई करना पड़ती। कटाई यानी खेत के पौधों में लगे तमाम भुट्टे काट कर ज़ख़ीरा करना, बाद में गहाना, मलनी करना और उसाई का काम अमल जो है करना पड़ता। तब भुट्टों से बाजरे के दाने हासिल होते। यानी वो भुट्टे के जो भुट्टे जो हम लोग खाते हैं उसी तरह से बाजरे के भुट्टे निकलते, उसको गहाते यानी कूटते हैं, तो उसमें से दाने अलग हो जाते हैं बाजरे के, और वो जो उसके साथ लगा हुआ जो पौधा जैसा होता है वो अलग होता है। नाहिद ने कहा, कटाई मेरी समझ में आई, लेकिन गहाना, मलनी और उसाई यानी क्या? नाहिदा उसकी अम्मी से पूछती है। तो देखो अब यहाँ पर वो एक्सप्लेन करें, आइए ये करके देखिए। गहाना यानी मैंने आपको बताया, नहीं इसको जो है अलग करते, छांटते हैं। दाने जो उसमें उसके अंदर ही होते हैं, उन दानों को अलग करके उसको फटका जाता है और फिर उसको साफ कर लिया जाता है। जिस तरह से गेहूं के दाने, जौ आपने देखे होंगे, जौ के अंदर गेहूं के दाने होते, तो वो जौ को जो है कूट कर उसमें से दाने अलग किए जाते। तो इस तरह से ये अमल होता है। आगे, आधा टोकरा सूखी मूंगफली लीजिए, इसको 2 बराबर हिस्सों में तकसीम कीजिए। एक हिस्से की मूंगफली के दाने हाथ से छील कर निकालिए। हाथ के ज़रिए फलियां छीलने में कितना वक्त लगा? दूसरे हिस्से की मूंगफली एक कपड़े की थैली में बांधिए, इस पर बट्टा फिराइए या लकड़ी से ज़र्ब लगाइए। बाद में थैली खोलकर मूंगफली सूप में डालकर देखिए। अब आपको क्या नज़र आता है? सूप में ली हुई मूंगफली फूट गई है, लेकिन मूंगफली में से दाने बाहर निकल आए हैं। ये मूंगफली की एक किस्म की मलनी हो गई है। अब मूंगफली को पछोड़ और क्या होता है बताओ? पछोड़ो यानी ये जो गहाना और उसके बारे में उसको उनकी अम्मी समझा रही है। हाथ से करने में और उसके बाद में उनको थैली में डालकर कूटने से काम आसान हो गया। मूंगफली को पछोड़ने पर फूटी मूंगफली के छिलके सूप में से नीचे गिरते हैं और मूंगफली में से बाहर निकले हुए दाने सूप में ही रह जाते हैं।
ऐसा क्यों होता है? छिलके हल्के होते हैं इसलिए पछोड़ते वक्त वो हवा की वजह से उड़कर दूसरी जानिब गिरते हैं। दाने वजनी होते हैं इसलिए वो सूप में ही रह जाते हैं। पछोड़ते वक्त हवा का इस्तेमाल करके दाने और छिलके अलग कर सकते हैं। तो ये पूरा जो है अम्मी ने उसको पूरी तरह से वाज़ेह कर दिया ये पूरा अमल। अब आगे सुनो। मेरे वालिद गहाने और उसाई का काम मशीन के ज़रिए करते हैं। मशीन में गहाने और उसाने का अमल एक ही वक्त में हो जाता है। कटाई किए हुए भुट्टे मशीन में डालते हैं। दाने अलग होकर मशीन को बांधे हुए थैले में जमा होते रहते हैं। भुट्टों में मौजूद भूसा और दूसरा कचरा दूर जा गिरता है। लेकिन जब मशीन न थी तब गहाने के लिए बैलों की मदद लेनी पड़ती थी। उसाई के लिए किसी कदर ऊंची जगह पर खड़े रहते। गहाना क्या हुआ, अनाज सूप के जरिए ज़मीन पर छोड़ते। हवा की वजह से भूसा और कचरा दूर जा गिरता। यानी उस वक्त जिस वक्त मशीन नहीं थी तो ये काम और ज़्यादा मुश्किल था। बाजरे के दाने करीब ही गिरते और इनका ढेर लग जाता। मशीन के ज़रिए किए हुए काम जल्दी होते हैं लेकिन मेहनत और खर्च तो करना ही पड़ता है। मशीन खरीदने के लिए तो पैसा लगता ही है और उन मशीन को चलाने के लिए जो है इंसानी ताकत की भी ज़रूरत होती है। तो हम तक जो अनाज पहुंच रहा है देखिए कितनी मुश्किलों से पहुंच रहा है। अब आगे देखेंगे। क्या आप जानते हैं मशीन ना हो तो गहाने के लिए बैलों का इस्तेमाल करते हैं। खेत में इसके लिए एक गोल जगह तैयार करते हैं। इसको खलियान कहते हैं। देखो यहाँ पर तस्वीर में देखो ये गोल जगह नज़र आ रही है और बैल भी नज़र आ रहे हैं। गहाने का अमल इसको क्या कहते हैं? खलियान। इसके मरकज में एक घूटा लगाते हैं। इससे बैल बांधते हैं। बैल इस खूंटे के अतराफ गोल गोल घूमते हैं। भुट्टों को इस तरह रखते हैं कि वो बैलों के पैरों के नीचे आए। बैल भुट्टों पर चलने लगते हैं। इनके वजन से जो है क्या होते हैं, भुट्टे से दाने बाहर निकलते हैं। फसल ज़्यादा मिकदार में हो तो बड़ा खलियान या दालान जिसे कहते हैं तैयार करते हैं। एक ही वक्त में 2 या ज़्यादा बैल लगाकर मलनी करते हैं। मलनी कई दिन जारी रहती है। ये काम बैलों के लिए भी मेहनत का ही है। यानी बैल भी जो बेचारे वो भी क्या है, उनमें भी जान है, उनको भी मेहनत करनी पड़ती है इन काम से। उसाई के बाद हासिल शुदा अनाज थैलों में भर कर रखते हैं। कीड़े ना लगे, चूहे घूस इसको बर्बाद ना करे इसके लिए मुनासिब एहतियात बरतते हैं। घर में ज़रूरत की हद तक अनाज रखते हैं। बचे हुए थैले गाड़ी में भरकर बाज़ार में बेचने के लिए ले जाते हैं। वहाँ व्यापारी अनाज खरीदते हैं। तब किसान को उगाए हुए अनाज के पैसे मिलते हैं। देखो यहाँ पर पूरा यहाँ पर तस्वीर के ज़रिए भी बताया गया है। यहाँ देखो पहले थैले में भर दिए, फिर इसको बैलगाड़ी में लेके गए और यहाँ पर दुकान तक ये अनाज पहुँच गया। इतने लंबे चौड़े जो है काम के बाद फिर पैसा मिलता है किसान को। आमिर अब क्या कहता है, लेकिन रोटी अभी कहाँ बनी? अम्मी बोलती अरे रोटी की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। व्यापारी जो अनाज खरीदते हैं वो सारे मुल्क में बेचा जाता है। वो ट्रक या मालगाड़ी के ज़रिए हर जगह पहुंचाया जाता है। इसके लिए हमाल और ट्रक चलाने वालों को मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा नकलो हमल का ख़र्चा अलग होता है। नकलो हमल यानी कि जो हम अनाज हम लोग जिस गाड़ी में, लॉरी में, टेम्पो में लेके जा रहे हैं उसका खर्चा अलग, ट्रांसपोर्टेशन उसका खर्चा अलग होता है। अब अनाज के थैले थैले जो है छोटे व्यापारियों के पास पहुंचते। लोग इनके पास से अनाज खरीदते हैं। वो चुनते, साफ़ करते हैं और इसका आटा पिसवाते। फिर खाना पकाते वक्त आटा जो है गूंथते हैं, रोटी बनाकर इसे सेकते हैं। ईंधन के लिए भी खर्च होता है। तब कहीं जाकर नाहिद और आमिर की रकाबी में रोटी आती है। रिकाबी यानी प्लेट। देखो यहाँ पर ये आटा जो है पीसा जा रहा है। फिर यहाँ पर देखो ये दुकान है। पहले दुकान में खरीद कर लेके आए, फिर अम्मी ने उसे साफ़ किया, फिर उसको आटा लेके गई पिसाने के लिए। अब पिसने के बाद उसको गूंथ कर फिर उसको सेका जाता है। रोटी बनाने के बाद फिर हमारी प्लेट में रोटी मिलती है। इतने लोगों की कोशिशों और मेहनत से ग़िज़ा तैयार होती है। क्या ये ग़िज़ा ज़ाय करना मुनासिब है?
बच्चों ये सही है, जो हम खाना जितना हमें चाहिए उतना ही हमें इसलिए खाना चाहिए। क्या आप जानते हैं कुछ लोगों की ग़िज़ा में सिंघाड़े और मखाने शामिल होते हैं। मीठे पानी में नशोनुमा पाने वाली मखसूस किस्म की 2 नबातात से ये हासिल होते हैं। उन्हें जमा करने, साफ़ करने, सुखाने, ज़ख़ीरा करने और इनकी नकलो हमल के लिए भी लोगों को मेहनत करनी पड़ती है। सिंघाड़े और मखाने। सिंघाड़े बारिश के दिनों में आते हैं। काला काला जैसा एक फल होता है और उसके अंदर सफ़ेद, ऊपर से उसका कवर पूरा काला होता है और अंदर सफ़ेद होता है, तो इसको भी लोग इस्तेमाल करते हैं। और मखाने सफ़ेद, जो ड्राई फ्रूट में हम लोग देखे होंगे एकदम सफ़ेद और नरम नरम होते हैं, उसको मखाने कहते हैं। दूसरी ग़िज़ाई अशिया। मछलियाँ पानी से हासिल होती है। उन्हें हासिल करने के लिए माहीगीर सख्त मेहनत करते हैं। कुछ लोग जंगल में मिलने वाले आमले, जामुन, करवंदे, बेर जैसे फल जमा करके बेचते हैं। कुछ लोगों के सब्जियों के खेत होते हैं तो कुछ लोगों के फलों के बाग होते हैं। कुछ लोग मुर्गी पालन या मवेशी पालन का कारोबार करते हैं। मवेशी यानी जो हम लोग बकरी वगैरह के गोश्त खाते हैं, तो उसमें शामिल होंगे। ये तमाम लोग अपने कारोबार के लिए खूब मेहनत करते हैं। इनकी कोशिशों से मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाई अशिया हमें मिलती है। अगर हम सिर्फ वेजिटेरियन यानी हम लोग सिर्फ सब्ज़ियाँ खाएँ तो हम उसमें भी क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो हमारी ग़िज़ा में जो है क्या है, अलग अलग चीज़ें शामिल है। कभी हम लोग सब्ज़ी खाते हैं, कभी हम गोश्त खाते हैं, कभी मुर्गी खाते, कभी बकरी का गोश्त खाते, कभी हम मछली खाते हैं। सब्जियों में भी हम अलग अलग तरह की सब्जियां खाते हैं। दालों में भी हम मुख्तलिफ़ किस्म की दालें इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से जो है हमें इतनी सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारी कोशिशें, कई लोगों की कोशिशें और मेहनत होती है और बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च होता है। इसके लिए जो है जब हम ग़िज़ा को इस्तेमाल करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ग़िज़ा को हम बर्बाद ना होने दें। तो चलिए बच्चों, आज हमने क्या सीखा। अपनी ग़िज़ा में शामिल चीज़ें खेत, तालाब, समंदर, जंगल, मवेशी खाने और कई दूसरी जगहों से हासिल होती है। अनाज की फसल के लिए खेत की तैयारी से लेकर थैलों में भरकर गोदाम में ज़ख़ीरा करने तक अनगिनत काम करने पड़ते हैं। कटाई, मलनी, उसाई इनमें से चंद काम हैं। इसके बाद अनाज की नकलो हमल, फ़रोख्त और खाने की चीज़ें तैयार करने के काम करने पड़ते हैं। तब ग़िज़ा हमारी रिकाबी तक पहुंचती है। खेत की तरह दूसरी ग़िज़ाई अशिया की पैदावार में भी कई लोगों की मेहनत होती है। हम सबको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि ग़िज़ा बर्बाद ना हो। इसे हमेशा जहन में रखें कि कई लोगों की कोशिशों से हमें मुख्तलिफ़ ग़िज़ाई अशिया मिलती है। हमको इन सब का एहसानमंद होना चाहिए। उम्मीद है बच्चों आपको ये सबक समझ में आ गया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।